अगला प्रश्न है, हाउ हैज एआई बीन इंटीग्रेटेड इनटू गवर्नेंस, हाईलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न, अब इसमें इस प्रश्न के पक्ष देखें, क्या क्या बात करनी होगी। एआई नंबर 1, दूसरा इंटीग्रेशन इनटू गवर्नेंस, ठीक है। थर्ड पक्ष है इसका अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बल्कि इसको तीसरा, भले प्रश्न में लिखा है तीसरा चौथा इस नंबर पे, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटीज को क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को बनाएंगे चौथा और चुनौतियों को बनाएंगे तीसरा। ये है आपका प्रश्न। अब सीधे उत्तर में आना है। अब देखिए, आज का दौर वास्तव में एआई का दौर है। यह अलग बात है कि हाल ही में एक यूरोपियन कंट्री ने एआई पर बैन लगाया। उसने कहा कि इससे बच्चों की मनःस्थिति पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। Though the new era is of artificial intelligence era, but recently United Kingdom has banned AI, use of AI, citing that it has very negative impact on the minds of, on the psyche of children. पर आपको ये सब नहीं लिखना है, क्योंकि इस सब प्रश्न में एआई का नेगेटिव एस्पेक्ट पूछा ही नहीं है। तो ये प्रश्न सरल है, समझ गए। उसके नकारात्मक पक्षों पर यहां सवाल नहीं पूछा है, बस चैलेंजेस जो पूछ लिया है उसी में नेगेटिव एस्पेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि अवसरों में आप नहीं लिख सकते नकारात्मक कुछ भी, ठीक है। और इसको किस प्रकार एकीकरण किया जा रहा है, गवर्नेंस में एकीकरण, गवर्नेंस में एकीकरण, इस पर भी कुछ नेगेटिव नहीं है, क्या है, चैलेंज ही है। अब आप समझ गए होंगे। यद्यपि कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा है, लेकिन ऐसा कहना इस प्रश्न में नहीं है। हाँ, चैलेंजेस में जब ये कहा जाएगा कि इसको अगर ठीक तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक तरीके से नहीं बनेंगे, तो क्या होगा, आजकल तो डीप फेक शुरू हो गया, पहचानना ही मुश्किल है कि रियल है कि अनरियल है ना। भारत के प्रधानमंत्री तक उस पर कंसर्न शो कर चुके हैं, चिंता व्यक्त कर चुके हैं। चलिए, तो आते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। देखिए, सीधे सीधे आप शुरू करेंगे अपना उत्तर, ठीक, कि भारत सरकार ने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों में एआई को लागू करने, एडॉप्ट करने और एआई के विकास करने के संबंध में नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। यही है आपका इंट्रोडक्शन का शुरुआत। कुछ दाया बाया नहीं जाना है, ठीक है। और देखो, इसमें चार चार पक्ष हैं, तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने का हमको आवश्यकता ही नहीं है, बहुत रेशनल बनने का आवश्यकता है। और रेशनल बनते हुए इसमें
थोड़ा बचना है कि शब्द कहीं गलत जगह खर्च ना हो जाए, क्योंकि अवसर और चुनौतियों पर आपको बहुत लिखना है। क्लियर हो गया? कई पॉइंट्स वहां बनेंगे, तो ढेर सारे जब पॉइंट्स बनेंगे तो 200 वर्ड्स में उसको फिनिश भी करना है, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो क्या करना है, सीधे आपने कहा कि विभिन्न भारत सरकार ने या सरकार ने, सीधे लिख सकते हैं क्योंकि राज्य सरकारों ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी में, इंग्लिश में तो लिखा ही है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बस एक लाइन, क्योंकि 30 से 35 वर्ड से ज्यादा इंट्रो में खर्च नहीं करना है। विभिन्न क्षेत्रों में एआई के को लागू करने, शामिल करने बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमें, मेरे ख्याल से। तो शामिल करने एवं विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, जिससे कि इसको मार्गदर्शन मिल सके। अब जो है, किस चीज पर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का फोकस है, तो जो मैंने कहा है कि इंट्रो का एक्सटेंडेड पार्ट सीधे लिख देना है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य बल किस बात पर है, डिजिटल इंफ्रा पर है, पब्लिक इंफ्रा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर है। आगे आप बढ़ा देंगे कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य बल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर है, यानी कि इसका विकास करना, इसका निर्माण करना, फिर बाद में मेंटेनेंस करना, जितना कुछ है वो सब आ जाएगा। बस आपको क्या करना है। अब इसके बाद सीधे आपका बॉडी पैराग्राफ चेंज हुआ, बॉडी कंटेंट लिखना शुरू किए और कह रहे हैं आप कि भारत सरकार ने वर्तमान में जो भी हमारे डिजिटल एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके उनके साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की कोशिश या शुरुआत की गई है या की जा रही है। जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो विद्यमान प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्तमान में जो विद्यमान प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें के साथ या उन्हें एआई से एकीकृत करने, इंटीग्रेशन, एआई से एकीकृत करने पर कार्य चल रहा है। यहीं पर लिख देंगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आधार, डिजी लॉकर, इन सब में एआई की इंटीग्रेशन की बात भारत सरकार कर रही है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जो आधार होगा, तो आधार में अगर ये जोड़ता है तो क्या फायदा मिलेगा आपको? अच्छा चलो, यूपीआई में जोड़ता है तो क्या फायदा मिलेगा, ये तो आप आराम से बता सकते हैं। बहुत तेज हो जाएगा, प्लस ऑथेंटिसिटी को भी इंश्योर किया जा सकेगा, सीमलेस हो जाएगा, बहुत ही सुगम प्रवाह हो जाएगा, सीमलेस गवर्नेंस हो जाएगा और सिटीजन इंटरैक्शन भी बढ़ेगा। तो इसको आधार, डिजी लॉकर, यूपीआई आदि के साथ इसको जोड़ने की, इनटू गवर्नेंस की जो बात है वो सीधे आप लिख रहे हैं, कहीं दाएं बाएं नहीं जा रहा है। ठीक है, उदाहरण दे दिया,
अब यहां पर मैंने पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं, लेकिन रुक जाएंगे जरा, इधर अभी थोड़ा सा आपका उत्तर का पार्ट और बचा है। अब आप क्या कहेंगे कि अगर इनके साथ जोड़ा जा रहा है तो इसका फायदा क्या है? तो सरकार कह रही है जिससे कि आगे आप बढ़ जाएंगे, जिससे कि गवर्नेंस को, सो दैट द गवर्नेंस कैन बी मेड सीमलेस, जिससे कि गवर्नेंस हिंदी में लिख देंगे कि जिससे कि गवर्नेंस अत्यंत सुगम हो जाए, सुगम हो सकेगा, और एंड सिटीजन इंटरैक्शन आल्सो, साथ ही साथ नागरिक अंतःक्रिया भी, साथ ही साथ नागरिक अंतःक्रिया भी सुगम हो सकेगी। ये है सरकार का अपना योजना। इसलिए सरकार क्या चाह रही है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें तो करे ही करे, साथ ही साथ वो जो है आगे और अक्रॉस द सेक्टर्स कर रही है, आपने पहले ही कहा है। तो अब उस बिंदुओं को या उन सभी बिंदुओं को जो अक्रॉस द सेक्टर आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया है, उन सबको हम कहाँ ले आएंगे? पॉसिबिलिटीज में। गवर्नेंस के क्षेत्र में, in the field of governance, there are number of n number of possibilities। आप लिखेंगे कि अनगिनत संभावनाएं हैं गवर्नेंस के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में एआई के एकीकरण की असंख्य संभावनाएं हो सकती हैं। Some most important are as follows। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संभावनाएं निम्नलिखित हैं। Got the point? I think you have। ठीक है ना भैया? एआई की संभावनाएं आज बैठे बैठे हम लोग इस क्लास में, आज जबकि अभी शुरुआती ही दौर है, कैसे कह दें कि यस XYZ इतना ही है? जाने क्या हो आगे आगे, है ना? भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं लेकर के ये आ सकता है। इसलिए हम लोग अभी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि बस इतनी ही संभावनाएं हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए चलिए अब आ जाएंगे नीति निर्माण में। नंबर 1, चूंकि शब्द सीमा है बहुत लिमिटेड, तो नीति निर्माण। तो नीति निर्माण में क्या होगा? नीति निर्माण में जब आप एआई का यूज करेंगे तो वास्तव में क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक डाटा ड्रिवेन डिसीजन मेकिंग, आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेंगे। क्यों? क्योंकि एआई तो एल्गोरिथम पे काम करती है, तो उस एल्गोरिथम को जितना इंफॉर्मेशन दे देंगे, जितना डाटा देंगे, उतना एक्यूरेट डिसीजन लाएगा वो निकाल के। Isn't so? That is why in the policy making जब आप लिखेंगे तो ये बात जरूर लिख देना है जो मैंने अभी कही कि डाटा ड्रिवन इनसाइट्स फ्रॉम एआई, डाटा ड्रिवन इनसाइट्स, डाटा ड्रिवन इनसाइट्स। आप लिखेंगे हिंदी वाले कि नीति निर्माण में एआई के माध्यम से आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में सुगमता हो जाएगी। ठीक है? इन डिसीजन मेकिंग
इंग्लिश वाले ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद सर्विस डिलीवरी, इसका तो बात ही नहीं है कि भैया सर्विस डिलीवरी में एआई का यूज होगा तो कितना फायदा हो जाएगा। आपको पता ही है जितने भी चैट बोट हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो अगर चैट बोट्स एंड अभी तो यूज होने लगा ना, जैसे ही आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं, यहां तक कि बैंक का भी आपका ऐप है तो उस पर भी आने लगा है। हाउ कैन आई हेल्प यू, किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ नाम रख दिया। मारुति सुजुकी वालों ने लिख दिया कारा, मैं कारा हूं आपका, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो चैटबॉट्स हैं या फिर वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ये सर्विस डिलीवरी में जब आ रहे हैं तो सर्विस डिलीवरी और सीमलेस हो रही है, दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर सीमलेस। और अगर ज्यादा यूज होने लगा तब क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे आप, क्विक, त्वरित, क्विक को कहेंगे त्वरित, क्विक सर्विस डिलीवरी, सेवा आपूर्ति, त्वरित सेवा आपूर्ति में चैटबॉट, हिंदी वाले भी चैटबॉट ही लिख देंगे, चैटबॉट बोट एवं आभासी वर्चुअल, वर्चुअल आभासी सहायक एआई के माध्यम से जो चैटबॉट और आभासी सहायक हैं वे त्वरित सेवा आपूर्ति में बहुत अधिक सुगमता ला देंगे या त्वरित सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, ये आप कह सकते हैं। इसी तरह से फ्रॉड हुआ, करप्शन हुआ, क्राइम हुआ, इन सब की डिटेक्शन में भी भारी मदद मिलेगी। ये सब आप जानते हैं कि क्राइम डिटेक्शन में अगर फोरेंसिक में यूज होने लगा एआई तो क्या पोजीशन हो जाएगी, है ना। या इन्वेस्टिगेशन में, जांच में अगर होने लगा तो क्या पोजीशन हो जाएगी, है ना। इन्वेस्टिगेशन लिखा भी है आगे। तो इस तरह से डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में जब एआई का इस्तेमाल होगा तो बेहतर परिणाम, मतलब मोर एक्यूरेट जो है रिजल्ट्स आ सकते हैं, अधिक सटीक, अधिक सटीक, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। अच्छा, मैं इतना बोल तो चला जा रहा हूं लेकिन आपको लिखना कितना है ये आप जान रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, इनको बहुत डिटेल नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास शब्दों की सीमा है और शब्द हैं आपके पास अधिकतम 200, नॉट मोर देन 200। तो यदि आपके पास अधिकतम 200 शब्द ही हैं तो भैया उसी में अभी पॉसिबिलिटीज के बाद चैलेंजेस भी लिखने हैं, फिर कुछ सजेशन वगैरह देते हुए कंक्लूड भी करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, do not bother about the detailing. I'm just telling you the detailing so that you can write your answer if the question is tilted and in the question there is only the possibilities. What are the future possibilities of AI integration into governance? If only this question is asked in 125 words or in 200 words, then how you can write? That is being possible here. यदि केवल यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भविष्य में गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की क्या संभावनाएं हैं, चर्चा करें, डिस्कस, तो आपने क्या करना है, यही डिस्कशन छाप के चले आना है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इसका फायदा उठाएं और उठाना चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं।
फिर है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, यानी कि अगर कहीं एनालिटिक्स, तो कहीं अगर आपको प्रेडिक्शन करना है, पूर्वानुमान लगाने वाले जितने भी विश्लेषण हैं, विश्लेषकों में एआई क्या करेगा, बहुत अधिक सहायता उपलब्ध करा सकता है। क्योंकि भाई ये क्या करेगा, इसका एल्गोरिथम बताने लगेगा, इसका एल्गोरिदम बताएगा कि देश है देश है देश है, और आपने पूर्वानुमान पहले से लगा लिया है। तो वास्तव में जब उस समय आपको उस पूर्वानुमान के आधार पर कोई चीज एक्शन में लानी है, कुछ क्रियान्वयन करना है, कुछ कार्यान्वयन करना है, देन देयर इज, और यू कैन से देयर विल बी मोर एक्यूरेसी, अधिक सटीकता की संभावना सदैव बनी रहेगी एआई का इस्तेमाल करके। क्योंकि आप जानते हैं एआई केवल एल्गोरिदम बेस्ड है। फिर उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है यातायात प्रबंधन। आप सभी को पता है कि देश में लाखों मौतें केवल ट्रैफिक के प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण हर वर्ष होती हैं। तो यातायात प्रबंधन में एआई का इस्तेमाल कई तरीके से होगा। प्रोडक्शंस हो जाएंगे, वर्चुअली आप पहले से जान सकेंगे कि अगर इतना, मान लो कोई आपके पास कुछ पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने ट्रैफिक, कितना बस जा रहा है, कितना कार जा रहा है, कितनी ट्रकें जा रही हैं, सबका आपने एनालिसिस किया, एल्गोरिथम दिया, इसको ये बताएगा कि ट्रैफिक मैनेज करने के लिए कितना जो है मैन पावर चाहिए, कितने सिग्नल्स चाहिए, फलाना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। आप देखिए, जैसा कि भारत, मैंने मैन पावर जानबूझ के कहा, मैन पावर की जरूरत है इंडिया में ज्यादा इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि यहां हम तो मानते ही नहीं ना, हम तो मानते ही नहीं, हम तो सिग्नल तोड़ के ही जाएंगे, सिग्नल तोड़ के जाएंगे। सिग्नल को फॉलो करने में वो रुतबा कहाँ है, रुतबा। चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं इसके चैलेंजेस की तरफ। सबसे बड़ी चीज जो भारत में देखी जाती है वो डिजिटल डिवाइड की समस्या है। डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम का मतलब आप शायद आप समझते हो कि लोग यहाँ डिजिटली एडुकेटेड नहीं है प्रॉपरली। तो डिजिटल डिवाइड एक बड़ी समस्या है जिसके कारण लोग एआई का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे और एआई के दुरुपयोग से बच नहीं पाते हैं। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। ठीक है कि इस क्षेत्र में कौशल विकास करना भी, स्किल डेवलपमेंट करना भी एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, देश में तीसरी समस्या जो मैंने आपसे कहा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसमें, यानी कि इसका क्या हुआ, रेगुलेटरी को विनियमन प्रारूप, यानी कि इसके नियम विनियम, इसको विनियमित करने वाले कानून, नियम, विनियम आदि को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैंने अब यहां पर आप दे सकते हो कि यूनाइटेड किंगडम ने संभवतः, यूनाइटेड किंगडम में ने संभवतः इसी बड़ी समस्या के कारण एआई के यूज पर बैन लगा दिया है और कहा है, क्या कहा है ये आप बता दीजिए, कि इससे बच्चों के मस्तिष्क पर, मनोदशा पर
साइकी उसने वर्ड यूज किया है, तो साइकी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मनोदशा, मनोविज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि उसने सोचा नहीं होगा कि इसको रेगुलेट नहीं कर सकते या रेगुलेट करने के क्या क्या उपाय हैं। सोचा होगा, लेकिन जब उसको लगा होगा कि यार ये रेगुलेशन बड़ा मुश्किल काम है, तो बैन किया है। देखिए बाद में बैन खुलेगा क्या होगा, वो आप अलग की बात है। ठीक है, इसी तरह से चूंकि एआई, आप आगे कहेंगे कि एज एआई इज बेस्ड ऑन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम पर बेस्ड है, इसलिए एल्गोरिदम में जवाबदेही और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है। याद रखना, यह बहुत बड़ी चुनौती है। फिर निष्पक्षता, यहां निष्पक्ष होकर के काम करे एआई, इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। निष्पक्षता संभव नहीं हो रही है वर्तमान परिदृश्य में। प्रेजेंटली इट इज वेरी मच विजिबल एंड एविडेंट। वर्तमान में तो यही दिख रहा है कि निष्पक्षता रह नहीं पा रही है। आगे प्राइवेसी। अब जो प्राइवेसी की बात आप करेंगे तो ध्यान रखना, तीन के तीनों तरह की प्राइवेसी से कंप्रोमाइज यहां हो सकता है। इंफॉर्मेशनल, सूचनात्मक निजता, ये जो लोग भी प्राइवेसी के ये तीन एस्पेक्ट बताएंगे ना, उनके मार्क्स अपने आप 70% पहुंच जाएंगे, 80% भी पहुंच सकते हैं इस क्वेश्चन में। और हाँ, आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस हो रहे हैं वो सब 65 टू 70%, 80% मार्क्स वाले हैं। क्योंकि आप ये ध्यान लीजिए, कंटेंट से कोई समझौता नहीं, नो एनी कॉम्प्रोमाइज। चलिए, तो सूचनात्मक निजता मतलब क्या हुआ कि मैं मनोज जायसवाल हूं। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं, गए इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, कौन है मनोज जायसवाल, कहाँ रहते हैं, क्या है, कैसा है, और पता चला सारा प्राइवेट जो मेरा प्रोफाइलिंग है वो सब उनके पास पहुंच गया। अभी आप जानते हैं, जो सर्विलांस बिना एआई के जो सर्विलांस पे लगाया जाता है, तो आपको पता अभी डिजी लॉकर की बात हमने की है बीच में, तो जो इंफॉर्मेशंस डिजी लॉकर पे हैं यानी कि सरकार के पास वो सारी इंफॉर्मेशंस हैं। कल को इंफॉर्मेशंस कंप्रोमाइज हो जाए तो, या फिर हम लोग तमाम जगह आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गूगल पे, मार्केटिंग में, शॉपिंग में, पता नहीं कहां कहां, और इंफॉर्मेशंस देते आते रहते हैं, देते आते रहते हैं। With the use of AI, all our informations related with our privacy can be compromised. हमारी निजता से संबंधित सूचनाएं क्या हो सकती हैं, कंप्रोमाइज हो सकती है। इसी तरह से सामूहिक सूचनाएं भी क्या हो जाएंगी, सामूहिक निजता। एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, एज अ कंट्री, हम है ना भाई, समूह है, फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, जिला, जो भी कह लीजिए, एक समूह है। तो हमारी जो सामूहिक निजता है वह भी कंप्रोमाइज हो सकती है। और स्वायत्तता, जो हमारी प्राइवेसी है उसमें हम स्वायत्त हैं, तो स्वायत्त निजता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी संबंधी निजता या निजता की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। इसको ऐसे हिंदी में लिखेंगे, निजता समाप्त नहीं होगी, खतरे में रहेगी। निजता की स्वायत्त
स्वायत्तता भी क्या है, कंप्रोमाइज हो सकती है। इट कैन आल्सो बी एंडेंजर। फिर उसके बाद आपका 7th पॉइंट है एथिकल, नैतिकता संबंधी चुनौतियां। भाई नैतिकता संबंधी चुनौतियों पर तो एक बहुत कई घंटे की क्लास हो जाएगी, आप समझ रहे हैं एआई क्या कर रहा है, समझ रहे हैं। और एआई का प्रभाव ऐसा पड़ रहा है लोगों पर। अच्छा, चौथी बात मैं आपको बता दूं, सपोज कोई एआई बना चाइना में, तो अगर वहां चाइना में जिस एआई को डेवलप किया चाइनीज लोगों ने, अगर वो अपनी एथिकल मॉरल वैल्यूज डाल भी रहे हैं तो वो अपनी डालेंगे ना, इंडियन तो नहीं मिलेगी ना उसमें। इंडियन मॉरलिटी, इंडियन एथिक्स, ये सब तो नहीं रहेगा। अमेरिकन आएगा, तो अगर एल्गोरिथम में वो डाल भी रहे हैं कुछ एथिकल और मॉरल वैल्यूज वाले मुद्दे, इश्यूज, तो अमेरिकन रहेंगे। और यूज करने वाला तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी यूज कर सकता है। यूजर कैन बी ऑफ एनी कंट्री और एनी प्लेस। जहां एक तरफ, ध्यान से समझना, on the one hand there is the challenge of protection of ethical and moral values from the threat of AI. On the other hand, there is the challenge to accommodate the ethical and moral values in the algorithm. दो तरफा चुनौती है एथिकल और मॉरल वैल्यूज की। एक तरफ जहां नैतिक और नैतिकता संबंधी मुद्दों को शामिल करने की समस्या है, सॉरी के संरक्षण की समस्या है, चुनौती है। वहीं दूसरी ओर एल्गोरिथम में उन्हें शामिल करने की भी चुनौती बनी हुई है। इसके साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी बात कही जा रही है आजकल कि रोजगार का विस्थापन होगा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। और अभी तक का ये मानना है लोगों का कि अभी तक का एक डाटा है कि वर्ल्ड वाइड जहां जहां भी एआई का इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं, उसमें वहां वहां 20 to 30% रिडक्शन आ गया है एम्प्लॉइज को हायर करने में। एक और सवाल बन सकता है मित्रों, जिसकी चर्चा फिर किसी क्लास में करूंगा मैं, कि जितने भी हाई पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं वहां एआई कितना मददगार होगा, या फिर एआई अभिशाप बन जाएगा। इस पर भी एक चर्चा हो सकती है और ये बड़ा प्रश्न बनेगा। करेंगे कैसे है किसी अन्य क्लास में। चलते हैं आगे। तो ये हो गया, अब आप कंक्लूड कर देंगे। सो दीज आर द चैलेंजेस। तो क्या करना है, वी हैव टू यूज एआई बाय addressing all the above challenges so that AI can become cannot AI can never be a threat to the society। तो अंत में आप खाली एक लाइन में निष्कर्ष लिख करके खत्म करेंगे उत्तर को अपने, क्योंकि बहुत सारे शब्द आपके खत्म हो चुके होंगे, समाप्त हो चुके होंगे, कि इस तरह से एआई के प्रयोग में हमें क्या बात ध्यान रखना है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि कोई दिक्कत ना
हो सके। इन चुनौतियों पर काम करते हुए ही एआई का प्रयोग करने की आवश्यकता है। चलिए।